एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो हेलो, यस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बीओई एकेडमी। तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। एकदम बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, 100% आएगा। इसमें से मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना दोस्तों। ये जो आपको जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा दोस्तों। आप लोग चेक कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी 100%। बोला वाह सर, बहुत बढ़िया है। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाता है। क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे दोस्तों। बोला उड़ी बाबा, मैंने बोला क्या हुआ दोस्तों। बोला कि हमें तो ये क्वेश्चन पता है कि ओजोन परत का ह्रास सीएफसी के द्वारा होता है ना। हाँ, सीएफसी क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और फ्लोरीन के साथ एक बॉन्डेड होता है ना। ये एक क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल होता है जो क्लोरीन और फ्लोरीन के बंधन से मिलकर बनता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो इसी के लिए कुछ दिन बाद, है ना। हाँ, अभी जो रेफ्रिजरेटर में आपके लगता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगता था, पहले लगता था, लेकिन अभी इसकी जगह पे इससे बहुत ज़्यादा हमारे ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए अब लाया गया है क्या, हाइड्रो HCFC लाया गया, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CARBO। यस, इसके जगह पे CFC की जगह पे HCFC लाया गया है। क्या आप देख पा रहे हैं क्या। बोला हाँ सर। फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो कि पीछे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और 100% ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो अगर आप करके जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि तो ये होगा कि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन इधर बताया ना मैंने, वो आ जाएगा आपको। बोला वाह सर, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बोला वाह सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रिज्म का उपयोग होता है। पॉल लिखा है भाई, ये तो नहीं लिखा है। किसका उपयोग होता है दोस्तों, प्रिज्म का। क्या आपको बात समझ में आती है क्या। बोला हाँ सर। फिर उसके बाद हमारे सामने क्या है, मेडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। बोला इतना आसान, ये तो मटर का पौधे का इस्तेमाल किया था। ये कौन सा सीरीज है दोस्तों, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज है, साइंस का SCIENC, साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज है दोस्तों। इसको शुरू में ही बता देना चाहिए था। ऑब्जेक्ट सी ओ बूढ़े, क्या हुआ भाई, OBJECTI भी उड़ी बाबा सीरीज है ना, साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये, जिसमें आपको डेली 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि अभी से लेके आपके बोर्ड तक चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस भी आएगा, बहुत चीज़ आएगा, है ना। हाँ, तो अभी के लिए इतना देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन कर लो, आपको बताया गया ना कि 10 नंबर आएगा, 10 नंबर का, है ना। तो इसमें कौन सा मेडल ने कौन से अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था दोस्तों, मटर का। और इसका डिटेल जो आपने वर्जन पर रखा होगा, यहाँ पे मैं कोई डिटेल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, ऊपर ऊपर मार रहा हूँ, तो आप लोग समझिए जरा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बोला ये तो हमको बहुत बढ़िया से पता है। मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ दोस्तों। बोला वायवीय श्वसन से, वायवीय मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन से जो है ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या। हर क्वेश्चन के जैसे ही आए आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए, देन आप इधर आ जाए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है दोस्तों। वो कहलाता है दोस्तों, मानव में नर जनन ग्रंथि, ये क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता मैं आपको बताता। नर जनन ग्रंथि क्या होता है दोस्तों, कि जिससे नर जो है जनन करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करता है। समझ में आया क्या। बोला हाँ सर। तो किसके द्वारा करता है दोस्तों, वृषण के द्वारा, पेनिस जिसको बोलते हैं, शायद पेनिस। उड़ी बाबा, इसी का मतलब वृषण होता है क्या, ये मेरे को कंफर्म नहीं, आप लोग कंफर्म करके कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, VS4 किससे संबंधित है दोस्तों, मैं आपको बताता। VS4 जो है वो, मित्रों हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे। BS4 जो है ना, वो एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है ना। वायु प्रदूषण कैसे, BS4 जो होता है ना, जो आपने देखा होगा कि आपके सड़कों पे ऐसी करके एक गाड़ी चलती है ना, बहुत सारे हैं, ट्रक, बस, कार, जीप, बस, मोटरसाइकिल, सबके पीछे में जो है ना, यहाँ पे एक साइलेंसर नाम की एक मशीन होती है, जिससे ना बहुत सारा धुआं निकलता है, CFC निकलता है, बहुत चीज़ निकलता है ना। मतलब बहुत सारे मतलब
CO, उसके बाद बहुत सारे हानिकारक गैस जो है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है, वो गैस निकलते हैं। तो वो उसी का नाम हमने BS4 जो है ना, वो संबंध की चीज़ है वायु प्रदूषण। तो इससे जो गैस निकलता है ना दोस्तों, उसको वायु प्रदूषण, उससे वायु प्रदूषण होता है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया दोस्तों BS4। ये मतलब वाहनों से निकलने वाली धुआं जो होती है ना, उसी का नाम दिया गया दोस्तों BSI4, है ना। हाँ, तो उससे क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण। बोला वाह सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है दोस्तों। इसका बहुत ही साधारण सा आंसर आपको पता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, है ना। रेड ब्लड सेल्स है ना, RBC जिसको बोलते हैं दोस्तों। बोला हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को, हेलो हेलो कंफर्म करते जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताना। उसके बाद ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किस चीज़ का भाग है दोस्तों, बोला छोटी आंत का। छोटी आंत का। उसी में एक फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ग्रसनी किसका भाग है ना। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रहणी क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ग्रहणी यानी कि ये थोड़ा हल्का टाइप का लग रहा है। सोचो थोड़ा सा, मैं कैसे याद किया, मैं आपको बताता हूँ। ग्रहणी जो होता है ना, वो थोड़ा हल्का टाइप का होता है। ये क्या होता है कि ये छोटी आंत का एक भाग होता है ना, छोटी आंत का भाग होता है। और ग्रसनी जो होता है ना, वो मुख गुहा और नासा गुहा, यानी कि ये जो गले का ही भाग है, वो ग्रसनी यानी कि गला, ऐसे याद रखो भाई। और ग्रहणी यानी कि छोटी आंत। बोला कि सर दोनों में ग्रह ही आ रहा है, तो इससे ये तो दिक्कत है, ये तो उड़ी बाबा सिचुएशन है। तो बोला कोई नहीं दोस्तों, ग्रसनी। सोचो ये थोड़ा भारी सा वर्ड नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो भारी वर्ड कौन सा आएगा दोस्तों, इसमें मुख गुहा आ जाएगा। मुख गुहा। क्या इतना बात मेरे समझ में आती है क्या। बोला हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ गुड़गुड़, कुछ पेट में गैस वूस कुछ। बोला नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। परिस्थितिक तंत्र में, परिस्थितिकी तंत्र में तिकी आना चाहिए था ना, बट कोई नहीं, दिक्कत सह लेते हैं थोड़ा। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सूर्य प्रकाश, है ना। यानी कि हमारे वायुमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है। बोला सर बहुत सारे स्रोत हैं। मैंने बोला कौन कौन से। बोला पेट्रोल, डीजल, कार, बस सभी है। मैंने बोला नहीं भाई, उस स्रोत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। परिस्थितिकी तंत्र में, परिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार से आप समझ सकते हो हमारे वायुमंडल में सब चीज़ कहाँ से आता है दोस्तों। बोला सूरज से। का है, मैं आपको बताता हूँ। सूरज से जो है ना, हमको मुख्यतः ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे, अगर हमारे पास सूरज ही ना रहे तो आपके पास लाइट नहीं रहेगा। लाइट नहीं रहेगा तो अगर आपके पास कुछ भी चीज़ चार्ज नहीं हो, मान लो एक सेकंड, आप बोलो कि ज़मीन से निकालेंगे, बोला लाइट नहीं हो आपके पास, तो आप लाइट जलाओगे ही नहीं, तो नीचे देखोगे क्या, धरती में ढूंढोगे क्या भाई, मशीन कैसे बनाओगे। बोला वाह सर, बात तो कमाल की लग रही है। मैंने बोला हाँ, बोला वाह सर। फिर हम सेकंड पेज में मूव करते हैं दोस्तों, बने रहिए, आपके सामने आ रहा है दूसरा क्वेश्चन स्टेप। बोला ये तो बहुत बढ़िया जादू है। मैंने बोला जादू नहीं है दोस्तों। बोला वाह सर। मानव का उद्भव स्थान, यानी कि मानव जो है पहली बार कहाँ पे जन्म लिया, है ना। उसका मैं आपको बताता हूँ। ये अफ्रीका में सबसे पहले उद्भव स्थान जो है मानव का, यानी कि मानव कहाँ से, लगभग मतलब पता ऐसा लगता है कि 20 लाख साल पहले ना अफ्रीका में मतलब मानव का ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना, कि अफ्रीका में 20 लाख साल पहले मानव को देखा गया था। यानी कि मानव को मतलब अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पे ही होगा। तो अफ्रीका है इसका राइट आंसर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे आगे मार्क भी करके लाया हूँ कि ये बहुत बार पूछे जा चुका है, और ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दा मतलब किडनी। किडनी का आकार क्या होता है दोस्तों, सीम के बीज के आकार का। अगर आप लोगों ने सीम देखा होगा, बिहार के जितने भी हैं ना, वो तो देखे ही होंगे। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इस टाइप का हमारे क्या होता है दोस्तों, किडनी। और हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं दोस्तों, 2। और किडनी को वृक्क भी बोलते हैं ना। बोला वाह सर, बहुत बढ़िया। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला वाह यार, बहुत बढ़िया। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। स्टोरिन, रिन लिखा गया बट रिन कर लो आप। टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारे की जो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, शरीर में जो परिवर्तन होता है ना, उसका कारण क्या होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। बोला वाह सर। फिर उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय यानी कि जिसको हम एक बार यूज करें और वो 10 लाख या 20 अरब लाख अरब करोड़ इंटू में इन्फिनिटी गुने साल में वो दोबारा से बनता हो, ऐसी ऊर्जा को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो बोला सर, अगर आप 20 लाख को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये तो बहुत बड़का वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना साल में बनेगा, यानी कि ये बनेगा ही नहीं, है ना। जब तक हम मर जाएंगे, हमारे पूर्वज के बेटे का बेटा का चाचा का पोता का बेटा का, समझ रहे हो ना। बोला हाँ सर, इतना आ जाएगा, तब तक का ये है, मतलब ये उसके बाद भी नहीं बनेगा, है ना। उसके बाद हो सकता है कि उसके मतलब 4 करोड़ अरब 460 लाख पुत्र हो जाए,
उसके बाद ये बने, तो इसलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा बोला जाता है कि जो कि एक बार यूज़ हो जाएगा उसके बाद नहीं बनेगा या फिर नहीं मिलता है ना। हाँ, जैसे पेट्रोल है आपका, पेट्रोल हो गया, क्या होता है वो दोस्तों, वो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, कोयला है यहाँ पे। जैसे कोयला जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे हवा जो है, तो हवा तो आता रहेगा भाई, हवा तो बन जाएगा दोबारा, है ना, पेड़ पौधे हैं उससे हवा आ जाएगा। सूर्य जो है, सूर्य से आती है ये ना, तो ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब दोबारा हमें मिल सकता है। लेकिन कोयला, अगर सोचो अगर एक बार ज़मीन के अंदर से कोयला खत्म हो गया या फिर पेट्रोल खत्म हो गया, क्या ये सब दोबारा मिलेगा क्या? क्या ये सब दोबारा मिलेगा क्या? हेलो हेलो बोलिए ना दोस्तों, हेलो हेलो एक बार तो बोलो, बोलो वाह सर। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। बोला बहुत बढ़िया सर। जल के एक अणु, जल का एक अणु मतलब जल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, H2O होता है दोस्तों, है ना। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड आप बोल दो या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बोल दो, ये दोनों बात एक ही है ना। हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमको कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। तो ये कितना हाइड्रोजन है दोस्तों, 2, और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 1। तो इसमें अणु कितना है, हाइड्रोजन का अणु कितना है सर, 2, और ऑक्सीजन का अणु कितना है सर, 1। तो 2:1 हमारा राइट आंसर, बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है क्या, कि इतना क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। उसके बाद हमारे सामने आती है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, बोला कुछ नहीं सर। मैंने बोला क्या हुआ दोस्तों, बोला कुछ नहीं सर। श्वसन जो है ना, वो आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, उपचयन है ना, उपचयन है। ये कुछ हद तक ही सही है, उपचयन है ना, ना ही ये संयोजन है, ना ही ये अपचयन है। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए भाई, बुक खोलना है यार, है ना। हाँ, तो वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया है सर, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आप चेक कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक सब चीज़ चलाते हैं आप लोग, चेक कर लीजिए, बिल्कुल 100% चेक करना भाई। और उपचयन जो है ये नहीं होगा, ये सब गलत आंसर है। ऊष्माक्षेपीय आप मार के आइएगा, 1/1 मिलेगा दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद क्या, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है दोस्तों। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है ना। जैसे कोई आवर्त सारणी मान लीजिए, आवर्त सारणी है ना, हाँ बहुत सारे हैं, मोसले का, उसके बाद हमारे मेंडलीव साहब, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने हमारे दिए थे, है ना। तो उनके जो आवर्त सारणी है, इसमें सबसे लास्ट का जो तत्व होता है दोस्तों, जैसे ये हो गया ग्रुप ए, तो इसके जो लास्ट सदस्य होगा ये हो गया ग्रुप बी, है ना। तो इन सब का जो लास्ट सदस्य होता है वो एक क्या बोलते हैं उसको, निष्क्रिय गैस यानी कि जीरो गैस यानी कि इनर्ट गैस यानी कि आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या होता है दोस्तों, या तो हेलोजन गैस आप बोल सकते हैं। अरे बाबा, हेलोजन नहीं भाई, हेलोजन नहीं, हेलोजन तो कुछ और हो जाता है। क्लोरीन फ्रोमीन, सॉरी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होता है हेलोजन, है ना। तो सबसे लास्ट का जो तत्व होता है वो इनर्ट गैस कहलाता है, जीरो गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है दोस्तों। तो ये कौन सा होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय यानी कि उसका जो सेल जो होगा ना दोस्तों, उसका जो सेल जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है एटम से, वो पूरा जो उसका सेल है वो पूरा भरा होता है। उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की कमी नहीं होती, वो पूरा फुलफिल होता है ना। जैसे वो शेयरिंग नहीं करता, ना ही बॉन्ड बनाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कोई से केस में जिनॉन जो है ना वो बॉन्ड बना लेता है ना। वो कभी आप लोग 11th में जाके पढ़ेंगे, जब उसका एक्सपेंडेबल क्या बोलते हैं सेल होता है, तो उस टाइम में एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, बोलते भाई आ जाओ ना, बॉन्ड बनाते हैं। बोला है उड़ी बाबा सिचुएशन हो जाता है वहाँ पे, तो ये बॉन्ड बना लेता है। लेकिन आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त जो होता है दोस्तों, है ना, खंबा, तो उसके लास्ट का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, एक हेलोजन, एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या बोलते हैं उसको, भावार्थ के लिए सॉरी कि मैं आपको बार बार हेलोजन बोल रहा हूँ, इतना चलता है, आगे बढ़, सॉरी तब से बोले जा रहा है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। लेंस का आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता, लेंस के आवर्धन जो होता है ना उसका सही मात्रक कुछ नहीं होता, वो मात्रक विहीन होता है। क्यों होता है वो सब बात करेंगे बाद में, अगर मैं पढ़ाऊंगा कभी तो आपको बताया जाएगा ना। हाँ, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नीला प्रतीत होता है। अबे नहीं, गलती है ये। मतलब कैसे सर, देखो जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा आसमान है ना। तो पृथ्वी से जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे तो पृथ्वी पे तो लाइट पड़ रही है क्योंकि पृथ्वी गोल है और यहाँ पे सन है, तो इससे लाइट आती है। लेकिन अंतरिक्ष में जब हो जाता है तो इसको ये पूरा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होती और हमारे पास पानी है, तो इससे टकरा के जो जाता है ना, हमारे पहले हमारे पास भारत के ही एक साइंटिस्ट ने बताया था कि सूरज की लाइट जो आती है तो यहाँ से जो टकराता है ना इसमें पानी में, तब जाके ये हमें ब्लू ब्लू यानी कि नीला नीला दिखता है। और भाई बताओ, अंतरिक्ष में कहीं पे तुमने पानी देखा क्या जो कि टकरा के इसको ब्लू बनाए, बोला नहीं सर, एकदम राइट, तो काला काला दिख रहा है, मतलब बहुत बढ़िया सर।
उसके बाद क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता उड़ी बाबा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं ना, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो मेरे को लग रहा है ना। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क होता है? अयस्क क्या होता है बेसिकली? अयस्क जो होता है वो जैसे कोई भी मिनरल, लोहा मान लो, तो लोहा को डायरेक्ट लोहा तो नहीं मिला होगा ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के अंदर से उसका अयस्क मिला होगा। अयस्क क्या होता है दोस्तों? जो कि ज़मीन के अंदर एक मतलब सना हुआ, मिट्टी से सना हुआ गंदा गुंदा एक मतलब बोल सकते हो आप, हमको मिनरल मिला, खजाना मिला। मिनरल मिनरल मतलब खनिज मिला है ना। तो उस खनिज जो होता है ना, खनिज को मतलब उस अयस्क को, अयस्क भी मिल जाता है कभी 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 खनिज। तो खनिज और अयस्क दोनों एक अलग चीज़ है, एक अलग मैटर है, एक अलग परिस्थिति, वो आपको बताया जाएगा क्या है ना। तो अयस्क जो होता है ना, उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण यानी कि अयस्क में से कितना भी धूल मिट्टी हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हटाया जाता है। जैसे आप ज़मीन के अंदर से कोई भी आपके घर में कील होगा है ना, तो उसको आप निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तो उसमें मिट्टी लगा होता है, बीज लगा होता है, बहुत चीज़, तो उसको साफ़ जो करते हैं ना, उसके बाद हमको वो रियल जो चीज़ होता है वो मिलता है। तो उसको ये जो इसमें जो बहुत सारी विधि होती है इसको साफ़ करने की, आगे अभी आप पढ़ेंगे ये ना, आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके अवर इन्वायरमेंटल चैप्टर का 4th क्वेश्चन है ना। हाँ, तो वो क्वेश्चन आपको वो एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा। इस बार नहीं आया था तो इसके अगली बार आएगा, ज़रूर आएगा। आप लोग वो वाली तैयारी कर लेना कि अयस्क के सांद्रण की विधि का उल्लेख करें, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, है ना। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूँ, उसका आंसर है कॉपर। कॉपर, कॉपर है ना। कॉपर गलती लिखा गया तो सॉरी, बट चलेगा इतना, बोला हाँ सर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, नज़रें अपनी स्क्रीन पे बना के रखिए। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक है, सुचालक मतलब विद्युत उससे, जैसे ये कोई रॉड है ना, हाँ, जैसे ये कोई लोहे का रॉड है, तो लोहा तो धातु है, लेकिन अधातु में हमसे पूछ रहा है, तो अधातु में इसमें अधातु कौन कौन सा है? बोला सर इसमें तो सल्फर, ये ग्रेफाइट जो है ना दोस्तों, ग्रेफाइट, ये सल्फर नहीं होता, क्लोरीन भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता, ये ओनली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब सर जो आपके पास पेंसिल होती है दोस्तों, पेंसिल नाम की एक चीज़ होती है जो कि बनाए हैं हमारे बहुत तेजस्वी भाई, एक चाइना के थे शायद, मेरे को नहीं पता, तो उन्होंने बनाया। तो पेंसिल की नुक जो होती है ना दोस्तों, ये ग्रेफाइट होती है। तो इसमें अभी आप क्या करना है, एक दिन ऐसे लेना, एक बिजली का तार इसमें इधर से लेना, और एक बिजली का तार इधर से, आप यहाँ पे आप एक उंगली से पकड़ना, और यहाँ पे एक उंगली से पकड़ना, तो यहाँ से आपको यमराज बोलेगा आ जाओ भाई, ए भाई इधर 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 इधर, हाँ, तो वो आपको ऐसे बोलेगा और आपको उड़ाने शेयर कराने ले जाएगा दोस्तों, है ना। हाँ, तो यहाँ तक हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। फिर नेक्स्ट कहानी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक और पेज है दोस्तों, वो पेज भी आपको देखना है। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा प्लीज़। हेलो हेलो, वो पेज थोड़ा नीचे गिर चुका है, तो मैं आपको सामने ला रहा हूँ। हेलो हेलो, इधर देखते रहिएगा प्लीज़। यस यस यस, मैं ले आया दोस्तों, ये रहा आपके सामने वो पेज। इसको हटाते हैं। समझ में आ गया क्या? बोला हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़? बोला नहीं सर। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है नेक्स्ट पेज, जो कि एकदम सूत्र से ही इसका स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत किया जाए। हमारा पहला इसमें सूत्र, आपसे डायरेक्ट सूत्र पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है कि आयोडीन युक्त नमक का सूत्र बताओ। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl, NaCl Ki, है ना। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? NaCl, इसमें KiO3 अगर आप मिला देंगे दोस्तों, जैसे NaCl है ना, हाँ, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड अगर आप मिला देते हो तो ये आयोडीन युक्त हो जाता है। जैसे आप देखोगे मार्केट में से आपको कोई नमक का पैकेट जो मिलता है ना, नमक का पैकेट है ना, नमक का पैकेट जो मिलता है, तो इस पैकेट में क्या आपको लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, लेकिन वो आयोडीन होता नहीं, क्योंकि आते आते ख़त्म हो जाता है। वो किस लिए ख़त्म होता है आपको कभी डिटेल में बताया जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, अगर आप NaCl में के पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीजन थ्राइड अगर आप मिला दे, कुछ भी मतलब, मैंने बोला नहीं यार अभी इसका नाम भूल चुका हूँ, बट कोई नहीं, है ना। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड और ऑक्सीजन का 3 अणु अगर आप इसमें मिला देते हैं NaCl में, है ना, हाँ, तो वो कौन सा नमक बन जाता है दोस्तों? वो आयोडीन युक्त नमक। और सिंपल साधारण नमक का अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो NaCl होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। कली चूना क्या होता है दोस्तों? CaO होता है, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आपसे बुझा हुआ चूना पूछ ले तो क्या बोलेंगे सर? CaOH का होल्टोइस। वो क्वेश्चन शायद आगे होगा ना, है ना, हाँ, CaOH का होल्टोइस। ये आप याद कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, बुझा हुआ चूना अगर हमसे पूछे तो बड़े आदमी आप ऐसे रख सकते हैं कि ये बड़ा सूत्र है ना, तो बड़ा सूत्र जो होता है थोड़ा बुझा हुआ, बड़ा आदमी जो होता है वो थोड़ा समझदार होता है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बड़ा आदमी थोड़ा समझदार है ना, तो बुझा हुआ चूना समझदार है, ऐसे ही आप याद रख लीजिए, है ना। और CaO तो छोटा है, हाँ। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? H2SO4, जो कि हमारा H2
SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सर बैटरी का अम्ल होता है। ये बैटरी में जैसे आपके सामने लाइलोइन कोई बैटरी हुआ है ना, तो उसमें एक जैसे बैटरी का रिक्शा चलता है तो उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है ना। अगर आप कभी चेक करेंगे तो वहाँ पे देखना लिखा रहेगा। बेकिंग सोडा क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला NaSCO3 है ना। NaSCO3 सोडियम हाइड्रो क्या बोलते हैं भाई, इसको भूल गया मैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट नहीं भाई, CO2 होता तब ना कार्बोनेट। सोडियम क्या बोलते भाई, सोडियम हाइड्रोजन भूल गया। कमेंट में लिख देना दोस्तों अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। तो है ना, भूल जाता। बोला उड़ी बाबा बोल खाए गए वे, पढ़ाने आते हो तो पैसा भी लेते हो ना। मैंने बोला हाँ यार। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? अमोनिया होता है NH3 है ना। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? NH3 है ना। और धोवन सोडा अगर आपसे पूछे तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 10H2 है ना। हाँ, 10H2। सोडियम कार्बोनेट भाई, ये सोडियम कार्बोनेट ही लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में अगर आप 10H2O का अणु जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो हमारा धोवन सोडा बन जाता है दोस्तों, है ना। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के सर 2 नियम हैं, है ना। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं वो आप पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, है ना। कहाँ पे पढ़े होंगे वो हमको, हमारी अकेडमी पे अभी नहीं चल रहा बट चलेगा, है ना। इन फ्यूचर कभी चलेगा, आप लोगों की डिमांड रही तो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे 4 चांद लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 में के फर्स्ट सिटिंग में, 2012 के कंपार्टमेंटल में, 2013 के कंपार्टमेंटल में, 15 के फर्स्ट सिटिंग में, 2016 के फर्स्ट सिटिंग में, 20 के फर्स्ट सिटिंग में, 21 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। तो 100% चांस है कि ये इस बार भी पूछा जाए। हेलो, इस नज़र स्क्रीनिंग पे होनी चाहिए दोस्तों। मित्रों हेलो, स्वागत है आप सभी का यारो। फिर दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? क्या आपको ये पता है क्या? बोला नहीं सर। मैंने बोला मछली कट ली रे कट ली। बोला कैसे सर? ये पता नहीं है ना इसलिए। दाढ़ी बनाने में दोस्तों कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बोला कोई नहीं सर, ये तो अपतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये हमको पता है, ये सब मत क्वेश्चन लाओ, ये हमको आता है। फिर स्नेल का नियम का गणितीय रूप क्या होता है दोस्तों? बोला कुछ नहीं सर, साइन आपतन कोण अपन में परावर्तन कोण, यानी कि इंसिडेंट रे अपन में रिफ्लेक्टेड रे। ये आपको पता है म्यू बराबर म्यू क्या होता है दोस्तों? एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट कौन सा होता है वो आप ग्राफ में पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, पढ़ लेना कहीं से जाके, बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है। मैंने आपको नाम बताया था पिछली वीडियो में, है ना। ये वीडियो अगर आपके पास उस वीडियो के बाद पहुँचे, उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, है ना। वो ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हेलो यस। नजर स्क्रीन के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कौन कौन सी होती है भाई? ये हमसे पूछ रहा है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा है हवा। ये हमारा एकदम खाली, इसमें कुछ नहीं, ना ही हवा है ना ही धूल-कण है, कुछ भी नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ से टॉर्च बारें तो क्या होगा दोस्तों? इसमें कौन से में टॉर्च जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल, टॉर्च की रोशनी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी? तो बोला सर बहुत आसान है। यहाँ पे अगर हम टॉर्च बारें तो यहाँ पे कण, धूल, पार्टिकल होते हैं, तो इससे थोड़ा लाइट बिखरेगा और थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा सा एकदम 0.000000022 करोड़ जीरो के बाद 1, है ना। हाँ, तो इतना का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो इसमें थोड़ा सा निर्वात में जो है फास्ट ट्रेवल करता है, निर्वात में फास्ट ट्रेवल करता है ना। और वैक्यूम में जो है फास्ट ट्रेवल करता है, मैंने आपको बताया। और उससे 0.00022 लाख जीरो के बाद 1, इतना कम इसमें ट्रैवल करता है ना, यानी कि नहीं के बराबर। दोनों में सेम ही होता है स्पीड लाइट का, पर थोड़ा सा इसमें कम होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 × में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस, और इसको किलोमीटर में तो 3 × 3 जीरो घटा दो, 10 की पावर में 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना आपको पता होगा? बोलो हाँ सर। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। बोला कैसे सर? आपने बोला सेम होती है। मैंने बोला नहीं भाई, थोड़ी सी तो ज़्यादा अलग होती है ना। हाँ, जैसे आप पानी ले लो तो पानी में प्रकाश डालो और एकदम खुला में प्रकाश डालो तो इसमें ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा, पानी में कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि भाई पानी का बर्तनाक भी तो तुमको याद रखना पड़ेगा ना। हाँ सर, कुछ भी कहीं का लॉजिक कहीं भी। मैंने बोला हाँ यार। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों? हेलो। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको हर जगह इसका आंसर लाल मिलेगा, चाहे तो नीला मिलेगा, लेकिन पीला भी नहीं मिलेगा। तो इन सब का आंसर गलत है। ये आंसर है हमारा बैगनी। आप लोग जाके वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत सारे ऐसे यार बुक पर हूँ, बुक से एक सेकंड
बुक से क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बुक जो आप पढ़ते हो ना, तो आपको सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी रहती है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, कैसे आएगा, है ना। तो बुक में लाइन बाय लाइन लिखा है, उसको आप ज़्यादा प्रीफर करिए। कौन सा बुक, तो भारतीय भवन ऑल द बेस्ट बुक है यहाँ, मतलब साइंस के लिए, है ना। तो बुक पढ़ें। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रट सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ आपको यानी कि 2 दिन पे एक बार ये सीरीज़ मिलेगा, बहुत ही ओपी सीरीज़ होगा। अगर आप जितना क्वेश्चन अभी से करवाए जा रहे हैं वो आपके करके गए ना दोस्तों, तो आपको 100 में, यानी नहीं 100 का तो नहीं, 50 में 50 आपको मिलेगा दोस्तों, गारंटी। मेरे खुद आए तो इसलिए गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, है ना। हाँ, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? बोला कुछ नहीं सर, वो तो रेटिना कहलाता है, रेटिना। लेकिन सर इसमें रेटिना कहीं पे दिख नहीं रहा। मैंने बोला बुद्धू भाई, ए भाई इधर देख ना दादा, ए दादा, रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? दृष्टि पटल। क्या बोलता है? दृष्टि पटला है। हमारे जो लिखने वाले भैया हैं ना, थोड़ा सा वो कौन से मिजाज में रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़े से रंगीन मिजाज में रहते हैं, तो कुछ भी समझ पा रहे? बोला हाँ सर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्पष्ट दर्शन की, यानी कि अगर आप कहीं पे दर्शन, ये दिख भी नहीं रहा क्या भाई? ये भाई इधर देखना, वो उड़ी बाबा, ये तो बताना भूल गया। देखो दोस्तों, वो जो बताया ना अभी आपको, स्नेल का नियम का गणितीय रूप है, वो क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है। एक तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, इसके बाद 13 के फर्स्ट सीटिंग में, 15 के फर्स्ट सीटिंग में, 16 के फर्स्ट सीटिंग में, और 19 के कंपार्टमेंटल में, फिर 21 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। इसलिए ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है। कुछ भी मतलब इनफ नहीं, मतलब सर इसका मतलब ये, हेलो इधर देखिएगा प्लीज़। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर समझ के जाइए, करके जाइए, है ना। तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी क्या है? यानी कि आपका कितनी दूरी तक, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आप यहाँ से कितनी दूरी तक साफ साफ देख सकते हैं? बोला कुछ नहीं सर, 25 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, है ना। हेलो इधर देखिएगा प्लीज़। फिर मैं नेक्स्ट पेज आपके सामने लाऊँ क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल लाओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई, ये तुम हाथ जो देख रहे हो ना वो कट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत की वजह से, है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। हेलो भाई, ट्राई करना, वीडियो पॉज करो। देखो इतने सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं। हेलो देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन भाई, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है 7.0 से लेके 7.8 तक, है ना। हाँ, इस पीएच प्रास के बीच हमारा क्या होता है दोस्तों? हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो है गर्मी के कारण हम ऐसे बोलेंगे, उड़ी बाबा ये तो एसिडिक हो गया, हम तो फट जाएंगे, है ना। हाँ, और नॉर्मल कितना पे होता है दोस्तों? नॉर्मल 7 पे होता है ना। यानी कि न्यूट्रल किस पे होता है? 7 पे। और अम्लीयता जो बढ़ती है किसी भी चीज़ की वो 7 के बाद, और क्षारीयता जो बढ़ती है वो 7 से नीचे, है ना। 7 से नीचे पे जितना भी मान होता है, अगर आपने पीएच स्केल पढ़ा हो तो उसमें पता चलता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो बौने पौधे को स्मॉल 2 गो टी आप डाल दो तो वो आपको दर्शाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। यस, मैं क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन रहने चाहिए था ना, है ना? ऐसा रहता है आपके सामने ऑप्शन टी 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 ऐसे रहता है। तो ये सब गलत है दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर है डबल टी, और वो भी स्मॉल का इसे डिनोट करते हैं हम बौने पौधे को। बौने मतलब सर छोटे पौधे को, छोटे मतलब सर ऐसे जो मतलब छोटे पौधे होते हैं ना, ऐसा उस पौधे को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? स्मॉल टी से। यस, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? वो होता है CnH2n प्लस में 2। यस, एल्केन का समान सूत्र होता है। इसी प्रकार एल्कीन एल्काइन का आप याद रख सकते हैं, है ना। यस दोस्तों, समझ में आएगा, है ना। एल्काइल का क्या होता है? CnH2n प्लस 1। यस, एल्काइल जो होता है ना। और एल्कीन्स का क्या होता है? एल्किन्स LCnH2n माइनस 2, है ना। हाँ, इतना आपको पता होगा शायद। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये मैं करवा रहा हूँ क्योंकि पूछा जा चुका है ना। सुरगम, ये क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जो है जल संग्रहण, यहाँ पे जहाँ पे देखो, जैसे हमारे घर में और जल को बचा के रख, जैसे आप देखोगे कहीं पे जहाँ मतलब थोड़ी डेवलप सिटी होगी वहाँ पे पानी का कमी होगा। राजस्थान जब आप कभी जाओगे तो वहाँ पे जैसे छत होता है ना, छत, तो छत का सारा पानी, अगर यहाँ पे छत है तो छत पे जितना भी पानी आता है ना दोस्तों, उसको एक टंकी में स्टोर करके रख लिया जाता है। स्टोर क्यों करके रख लिया जाता है? क्योंकि
क्योंकि वो बाद में वो पानी चाहे तो खेत पटाने के काम आएगा, चाहे तो कपड़े धोने के काम आएंगे, चाहे तो भैंस को पिलाने के काम आएंगे, वो सब बहुत काम आता है। तो उसी प्रकार राजस्थान का कुछ अलग कहता होगा, है ना। हाँ, तो कर्नाटक में क्या कहा जाता है दोस्तों, सुरगम कहा जाता है। सुरगम, हेलो हेलो, यस, इधर देखिएगा प्लीज। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, बोला कुछ नहीं सर, ये क्वेश्चन तो अभी आपने बताया, 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यस। इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक कहानी बताता हूँ। 2 माध्यम होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, सरल माध्यम, है ना, डेंसर मीडियम, और सर एक होता है विरल माध्यम, यस, विरल माध्यम, है ना। हाँ, तो सरल माध्यम और विरल माध्यम में तो हमारे आइंस्टीन साहब जो थे, उन्होंने क्या बोला कि सरल माध्यम, उन्होंने गलत थ्योरी दिया था कि सरल माध्यम में जो होता है हमारा प्रकाश का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने तो शायद कुछ, समझ पा रहे हो ना, है ना, काला खट्टा सिचुएशन कर दिया होगा। तो उनकी बातों को छोड़ते हुए तो फिर बाद में पता चला कि नहीं जी, ये जो वैक्यूम वाला होता है तो उसमें प्रकाश की चाल जो होती है बहुत तेज़ होती है ना। हाँ, इससे बहुत तेज़ नहीं, इसके कंपैरिजन में मतलब 0.001 गुना, मतलब थोड़ा सा एकदम, मतलब समझ रहे हो ना। अगर ये इस स्पीड से जाएगा, अगर ये इस स्पीड से जाएगा तो ये इस स्पीड से जाएगा, है ना। हाँ, मतलब दोनों का सेम होता है ना, वो सेम ही चलता है। अगर यहाँ पे इस लाइट का पार्टिकल है तो ये यहाँ पे समझ रहे हो ना, ऐसे 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 रहेगा इसका कंपैरिजन, समझ रहे हो। हेलो हेलो, हाँ भाई समझ में आ रहा है। हेलो हेलो कितना बार बोलेगा बे, हमने बोला बस बस खत्म हो गया ना। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं दोस्तों, इस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं एक बार और आपसे बता रहा हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपसे याद हो तो कर लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6, O6, C6H12O6, है ना। हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछ दे कि बताओ ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो बोला सर 12। कार्बन के कितने होते हैं, यानी कि ये देखो, यानी कि 12 बार हाइड्रोजन होता है ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज का एक छोटा सा अगर आप कोई हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसमें 12 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। हाँ, और 6 ऑक्सीजन लगेंगे, और दोस्तों 6 कार्बन लगेंगे, तो तब जाके हमारे सामने ग्लूकोज पर उपस्थित होगा। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो बोला सर ये तो 6 होते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बोला सर ये तो बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे, जैसे देखो दोस्तों, आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके गाँव के पास अगर नदी है तो उस पर एक फाटक होता है ऐसे करके, है ना, और इधर नदी बहती आ रही है, नदी इधर से बहती आ रही है, और इधर नीचे थोड़ा सा ढलान क्या रहता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, है ना, और इस पर से पानी बहता रहता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक मोटर जनित्र लगा दिया जाता है कि मोटर इस पानी के भाव से घूमता रहता है। तो ये स्थितिज, यानी कि रुका हुआ पानी स्थितिज रहता है, यानी कि रुका हुआ आता है। उसको अगर आप तेजी से छोड़ देना तो ये हमारी किस ऊर्जा में बदल जाता है दोस्तों, वो हमको जैसे जनित्र घूमेगा, जैसे पानी का रफ्तार बढ़ेगा तो जनित्र घूमेगा, और जनित्र घूमेगा दोस्तों तो ये हमको बिजली मिल जाता है ना। हाँ, तो उससे हमको बिजली मिल जाता है। तो इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज भाई कैसे लिखता है वो मेरे को नहीं पता, स्थितिज ऊर्जा, है ना। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, है ना। इतना आपको पता रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो आपको बताया ना मैंने दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस, यस, ये आपको बताया मैंने। और कली चूना का आपको बोल दे तो Ca, है ना। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है क्या, बोला हाँ सर। फिर उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बोला सर ये बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे, बोला सर इसको सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, यस, और उसमें दरार रहती है तो उसी को सिनेप्स दरार बोलते हैं ना। उतना क्लियर है क्या, है ना, बोला हाँ सर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे देखो, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। एक जनरेटर टाइप का होता है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जनरेटर टाइप का होता है, यहाँ पे हैंडल मारने वाला है, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना भाई, ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। और इधर 2 तार लगे होते हैं, पूरा भाई मेले जो लगे होते हैं ना भाई, इसमें पूरे लाइट वाइट छा जाता है ना। और शादी विवाह में भी बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जैसे ही घुमाओगे ना तो इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है ना। तो इससे ये घूमता जो है ना, तो भाई इससे एकदम मतलब तार वार निकलता है। तो उसी युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जनित्र, यानी कि दोस्तों इसको बोला जाता है जनरेटर बोला जाता है ना, जनरेटर। या आपको अप्रॉक्स 230 से 500 700 डिपेंड करता है कि इसका इंजन कितने सीसी का है और ये किस
रफ्तार से चलता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताया गया दोस्तों 3 गुना में 10 की पावर, देखो मैं इसमें बताता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना। हाँ, और देखो दोस्तों आपको पता होगा ना, है ना, और अगर आपको इसको किलोमीटर में बदलना है तो बोला सर 10 के पावर 8 मीटर है ना। हाँ, 3 लाख किलोमीटर होता है दरअसल, तो उसको हम स्मॉल में ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके ऐसे लिख देते हैं ना। हाँ, और किलोमीटर में आप ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यस, समझ पा रहे हो क्या? यानी कि प्रकाश जो होती है ना 1 सेकंड में, जैसे आप आंख बंद करोगे तो आप धरती पे हो, तो आप 1 सेकंड में अगर आप प्रकाश की चाल से चल रहे हो दोस्तों, तो आप कहाँ पे पहुँच सकते हो दोस्तों? चाँद पे 1 सेकंड में। 3 सेकंड में सूरज पे। यस, हाँ, 3 छक नहीं भाई, 3 छक 18। यस, यहाँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी पता है क्या आपको? पृथ्वी से सूरज की दूरी बोला नहीं सर 15 लाख किलोमीटर होती है अप्रॉक्स, है ना। 15 करोड़ किलोमीटर, अबे नहीं पता, 15 लाख किलोमीटर। यस, कंफर्म है 15 लाख किलोमीटर होती है। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी कि 5 सेकंड में आप सूरज पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर, हमको पहुंचाएगा कौन सर? वहीं पे हम, इसका जो एक जो होता है ना कोरोना, वहीं पे यमराज बुला लेगा हमको, बोलेगा भाई वो उधर नहीं इधर। मैंने बोला अच्छा सर। उपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दोस्तों क्या होता है, देखो मैं आपको इसका एक थोड़ा सा छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको गलती नहीं करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है ना। एक था दोस्त और एक दूसरा दोस्त, दोनों दोस्त थे, है ना। एक था इसका घर और एक था इसका घर। तो इसका नाम था दोस्तों, इसके घर का नाम था, एक चिंटू का घर का नाम था दोस्तों, चिंटू के घर का नाम था अपचयन, और पिंटू के घर का नाम था उपचयन। यस, उपचयन। ये ऑक्सीजन था दोस्तों, ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन था। इसके घर का नाम ये, इसके घर का नाम ये, और कुछ आगे पीछे हो गया तो संभाल लेना, है ना। तो ये जब स्कूल से इस रास्ते से आता तो भाई क्या होता, उपचयन जो होता है ना दोस्तों, मैं आपको सिंपल समझाता। बोला क्या समझा रहे हो, ये सब समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला अच्छा समझाता हूँ। हेलो, इधर देखिएगा प्लीज़। उपचयन वह प्रक्रिया होती है ना जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जैसे ये इसके घर से जा रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे ये अपने घर में चला गया, इसको बोलेगा ए भाई निकल जल्दी निकल। और अगर ये इस रास्ते अपचयन जब हो रहा है ना, तो ये इस रास्ते से जाएगा, बोला ओए ऑक्सीजन इधर से निकलने, इतना लात मारूंगा ये समझ जाएगा। ये हाइड्रोजन है दोस्तों, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर अपने घर से जाता है तो उसको उपचयन बोलते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है ना, अगर वो योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन अगर किसी भी चीज़ में जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उपचयन बोलते हैं। और अगर घट रहा है तो उसको अपचयन बोलते हैं। इतना याद है क्या? बोला हाँ सर। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते बताते जाइएगा दोस्तों, एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? बोला सर ये तो बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे? बोला सर ये 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर बराबर इतना होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है ना। हाँ, 10 की पावर 12 मीटर, ये आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर जो होता है उसका 10 लाख गुना से भी ज़्यादा छोटा होता है। ये 10 के पावर -12 मीटर, है ना। इसको ये नहीं, माइक्रोमीटर नहीं, ये नैनोमीटर। सोचो दोस्तों, नैनोमीटर के 10 लाख गुना से भी ज़्यादा छोटा होता है। तो इतना समझ में आया होगा आपको, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे। क्या बोलो, क्या बोलती कंपनी? यस राइट बोलो ब्रो। तो चलिए यार बंद करें क्या आज का क्लास यहीं पे? क्या बोलती पब्लिक? हेलो। चलो यार रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। तो चलिए यार आप लोग भी जाओ, आराम करो, मस्त मौज लो, और ऐसे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में ज़रूर जुड़ते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। और अगली क्लास से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, तो आप लोग जा सकते हैं ना। और ये जो भी क्वेश्चन बताया गया आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। चलिए यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, आप लोग इतनी देर बैठे रहे और मेरे को पढ़ा के बहुत मज़ा आया होगा, आपको भी पढ़ा के, आई होप फीलिंग इज द सेम, आपको भी पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं, बाय, हेलो, बाय।